ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों, मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यानी कि सीटेट पेपर 1 के लिए क्या करवाते हुए चल रहा था, तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवाते हुए चल रहा था, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। अगर आपने मुझे फॉलो करा होगा तो दोस्तों, मैं आपको किस अकॉर्डिंग करवा रहा था, तो एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने आपको कई बार बोल रखा है दोस्तों, अगर आप सीबीएसई से द्वारा करने वाला कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करो। और आप सही बच्चों को काफी पता भी होगा, कई बच्चों को, कि सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है। और काफी बच्चे यहाँ पर परेशान भी हैं कि जो एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग आप सर करवा रहे हो, ये आने हैं 15 मार्क्स के। बिल्कुल दोस्तों, सही कहते हो। लेकिन दोस्त, 15 मार्क्स के जो बाकी बचा हुआ पेडागोजी वाला पोर्शन है, वो कब करवाओगे? तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो कोई लेक्चर डिसाइड करके नहीं रखता कि इतने लेक्चर में हमें खत्म ही खत्म करना है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो चला नहीं रहे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम में कहां से पूछे जा सकते हैं, कहां से प्रश्न निकल सकते हैं, तो वहां से आपको करवाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार वो लेक्चर ज्यादा भी चले जाते हैं, कई बार कम भी हो जाते हैं, जितना हमने अपने माइंड में अप्रोक्सीमेटली एक अमाउंट बनाकर रखा होता है। ठीक है। तो यहाँ परेशान मत होइएगा यार, काफी क्लासेस हो गई हैं कि सर अभी तक हमारी एनसीईआरटी खत्म नहीं हुई है। अरे दोस्त, यहाँ पर एनसीईआरटी आपको अच्छे से करवाई जा रही है। ठीक है। लेक्चर की परवाह ना करिए आप। कई बच्चे परेशान रहते हैं कि सर वीडियो लंबी हो जाती है, लेक्चर लंबे चले जाते हैं। अरे भाई यार, टॉपिक कवर करवाना होता है ना हमें, इसलिए लेक्चर लंबा चला जाता है। तो कृपया करके आप हमें भी थोड़ा सा मैनेज करिए और हम आपको भी मैनेज करेंगे। ठीक है। अब जैसी एनसीईआरटी ज्यादा नहीं बचा है, एनसीईआरटी हम क्लास क्या कर रहे हैं, आप सही बच्चों को पता, तीसरी चौथी पांचवी तो हमने फिनिश कर ली है, और 6th और 7th जो है वो हमने स्टार्ट कर ली है। ठीक है। जिसमें आप सही बच्चों को पता है कि क्या कर रहे हैं हम, साइंस एंड ज्योग्राफी, जिसे आप जियो बोलते हो, वो मैं आपको करवा रहा हूं। क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से भी नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो वो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं। तो ऑलमोस्ट हम खत्म होने की कगार पर है। जैसे ये 4-5 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, देन उसके बाद हम पेडागोजी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो टेंशन ना लो, आराम से पढ़ते हुए चलो सभी के सभी बच्चे। टेंशन किसी चीज की नहीं लेनी है अभी। ठीक है। चलिए, तो आ जाइए आज के अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है, वैसे देखा जाए तो कुछ हद तक ईवीएस के बुकों में भी दे रखा है, लेकिन ज्यादा पूरे अच्छे पैमाने में साइंस के बुक में दे रखा है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को पूरा का पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, और कुछ नए पॉइंट्स को भी छेड़ेंगे ताकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक। चलिए, तो फिर और देरी ना करते हुए आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सभी के सही बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए पदार्थों का पृथक्करण, आज का अपना टॉपिक। देखो दोस्तों, पदार्थों का पृथक्करण क्या है ये, तो पदार्थ, कोई भी आप पदार्थ ले लो, किसी भी प्रकार के दो मिश्रण को ले लो, उसको कैसे अलग अलग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप अपने घर में भी देखते हो कि जब आप सुबह सुबह या शाम को चाय बनाते हो, तो चाय बनाने के लिए आप उसमें चीनी, उसमें पानी, उसमें दूध, उसमें चाय पत्ती वगैरह डालते हो, और आखिरी में दो चीज निकल के आती है, चाय पत्ती के साथ हमारी चाय। लेकिन चाय पत्ती के साथ तो हमें पीनी नहीं होती, मुंह में चुभती है, तो चाय पत्ती अलग करनी होती है और चाय अलग करनी होती है। तो पदार्थ का पृथक्करण कर रहे हो ना, अलग अलग कर रहे हो, ये तो करना हो गया पृथक्करण, अलग अलग करना, सेपरेशन करना। लेकिन इस प्रक्रिया को कहा क्या जाता है, यही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल बेसिक से कर देंगे, एक शाब्दिक अर्थ से, शाब्दिक डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं इसकी। सभी के सही बच्चे लिखिए कि आर डेली लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, चाय, चाय को चाय पत्ती से अलग कर रहे हो, तो एक पदार्थ को दूसरे के मिश्रण से आप अलग कर रहे हो, ये देख ही रहे हो आप दैनिक जीवन में। या फिर उससे भी बेस्ट एग्जांपल, आपने अपने घर में घी वगैरह निकालते हुए देखा होगा, तो दूध को अलग, मलाई को अलग, फिर मलाई से आप अलग से उसको मंथन करके अलग से जो क्रीम होती है वो अलग निकालते हो, और जो उसका लिक्विड होता है वो अलग निकालते हो। देन उससे आप क्या निकालते हो, छाछ या फिर घी वगैरह बनाते हो। तो वो भी एक प्रक्रिया, पदार्थों का पृथक्करण। आप सही बच्चों ने अपने घर में जरूर देखा होगा, या तो इस छन्नी की मदद से देखा होगा ना, इस छन्नी की मदद से चाय को अलग कर रहे हो और चाय पत्ती को अलग कर रहे हो, या फिर आपने अपने घर में दूध या दही का मंथन करते हुए जरूर देखा होगा, मतलब उसको मिलाते हुए, हिलाते हुए उससे अलग मक्खन निकाल रहे हो और अलग उसका छाछ निकाल रहे हो, देखा होगा ना आपने, ऐसे करते हुए जरूर देखा होगा। तो ये प्रक्रिया क्या है, तो ये भी प्रक्रिया एक तरीके से
पदार्थों का पृथक्करण है, एक पदार्थ के मिश्रण में से दूसरी चीज को हटाना निकालना, वही किया जा रहा है। लेकिन अब आपसे मैं पूछूं कि ये जो आप चाय को चाय पत्ती से अलग कर रहे हो, इसको किस प्रक्रिया के अंतर्गत कहा जाता है, या इसको मंथन करके निकाल रहे हो तो इसको किस प्रक्रिया के अंतर्गत कहा जाता है। तो इन प्रक्रियाओं के कुछ नाम होते हैं, उन नामों को आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपका निष्पावन हो गया, या फिर थ्रेशरिंग हो गया, या फिर निस्यंदन हो गया, अवसादन हो गया, या फिर छनन हो गया, हस्तचयन हो गया। ये कुछ आपकी प्रक्रियाएं होती है, इन प्रक्रियाओं के आपके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही बनते हैं। तो पहले सभी के सही बच्चे नोट डाउन करिए कि कौन कौन से पदार्थों के पृथक्करण आपको पढ़ने हैं। तो सभी के सही बच्चे लिखिए पृथक्करण की विधियां, कौन कौन सी विधियां होती है। तो पहला होता है दोस्तों आपका क्या, हस्तचयन, जिसे आप इंग्लिश में हैंड पिकिंग भी बोलते हो। इंग्लिश वाले बच्चे टेंशन ना लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा, आप बस टॉपिक को सुनते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। ठीक है, तो पहला है हस्तचयन यानी कि हैंड पिकिंग, दूसरा आपका थ्रेशरिंग, इसे इंग्लिश में भी थ्रेशरिंग ही कहा जाता है, तीसरा है आपका निष्पावन, चौथा है आपका अवसादन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ कुल मिलाकर 7-8 आपको बताऊंगा, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तचयन, थ्रेशरिंग, निष्पावन, अवसादन, साथ ही साथ में निस्तारण, साथ ही साथ में निस्यंदन, और आखिरी लास्ट आपका चालन। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपको 7 पढ़नी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु भी बताऊंगा, आपके एग्जाम में यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। तो सभी के सही बच्चे नोट कर रहे हो तो नोट करते हुए चलिए कि पृथक्करण सेपरेशन की जो विधियां होती है वो होती है हस्तचयन, थ्रेशरिंग, निष्पावन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और चालन। तो ये 7 इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसको हम लोगों को साथ में पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा, गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो लिखिए आपका पहला पॉइंट जो कि क्या है, हस्तचयन। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, समझते हुए चलेंगे, अच्छी तरीके से चलेंगे। अगर आपको ये चीज दिखाई नहीं दे रही है, ये जो कलर है आपका, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, वैसे मुझे तो लग रहा है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन ना लो। ठीक है, हस्तचयन यानी कि हैंड पिकिंग इसे कहते हैं। अब आप अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल बहुत करते हो। अब कई बच्चे कहेंगे सर नहीं हम तो नहीं करते, नहीं भाई, कितना भी कोई भी बच्चा कह ले, आप जरूर इस प्रक्रिया को करते होंगे, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो और चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो, हर रोज किसी ना किसी प्रकार से आप अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करते हो, इस प्रक्रिया का। ठीक है, चलिए इस प्रक्रिया का उदाहरण देने से पहले मैं आपको इसका शाब्दिक अर्थ लिखवा देता हूं। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप तो यहाँ पर निगमन विधि का इस्तेमाल कर रहे हो। दोस्तों हम बड़े बच्चे हैं, बड़े जो होते हैं अधिकतर निगमन विधि से ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले सभी के सही बच्चे इसका शाब्दिक अर्थ लिखिए, देन मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं। लिखिए, लिखा है कि हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक यानी कि अलग करने में किया जा सकता है। मैंने क्या बोला कि हस्तचयन यानी कि हैंड पिकिंग की जो विधि है, इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है गेहूं, चावल, दाल, इनमें से कुछ बड़े मिट्टी के कण या फिर पत्थर या फिर जो भूसे होते हैं मोटे मोटे, जैसे कि धान वगैरह होते हैं, या फिर जो सड़ी गली दाल होती है जो सूख जाती है वो हो जाते हैं, या फिर जो आपके चावल के अंतर्गत भूसी वसी रह जाती है, उनको निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में चित्र देखिए, ये जो व्यक्ति है आप देख सकते हो, इसने एक बोरी पलट रखी है अनाज की, और उस अनाज को हाथ से कंकड़ वगैरह पत्थर वगैरह अलग कर रहा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो मिट्टी अलग कर रहा है वो बड़े क्या है, बड़े मिट्टी के कण है। बारीक मिट्टी के कण जो होते हैं वो हाथों से नहीं निकाल सकते हो आप, उसको निकालने की एक अलग विधि होती है, उसको मैं अभी आप बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों गेहूं, चावल, दाल, इनसे बड़े मिट्टी के कण हो गए, पत्थर हो गए, भूसे वगैरह हो गए, इनको निकालने के लिए किया जाता है। लेकिन बड़े कण, छोटे कण नहीं, बारीक कण नहीं, बड़े कण को इस्तेमाल निकालने के लिए किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था छोटे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपने बचपन में गिट्टे जरूर खेले होंगे, खेले ना गिट्टे, तो गिट्टे आप कहां से ढूंढ के लाते थे, बाहर किसी मलबे वगैरह से, बाहर कहीं रोड वगैरह से, तो वहां से आप अपने काम के पत्थर उठाते थे। तो हैंड पिकिंग ही कर रहे हो। तो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, इनका इस्तेमाल उसने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से करा ही होगा। ठीक है, जैसे कि मैं भी करता हूं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में जब मैं यहाँ पर आता हूं तो मैं यहाँ पर पेन मार्कर वगैरह ढूंढ रहा हूं, तो हैंड पिकिंग उसे उठाता ही हूं। बाकी सारे सामानों में से इन 2 चीज को इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि बाकी चीज मेरे लिए इतनी इस्तेमाल की नहीं है, तो मैं भी हैंड पिकिंग कर रहा हूं डेली लाइफ में। ठीक है, तो आप अपने हाथों से किसी चीज को अलग कर रहे हो, पृथक कर रहे हो, जैसे कि
7-8 चीजें थी, उनमें से मुझे केवल 2 चीज करनी थी, तो मैंने 2 पिक कर ली, हैंड पिक कर लिया मैंने, तो उसी को कहते हैं हस्तचयन। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ये विधि चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, उसने अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम हस्तचयन। तो अगली बार आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अगर कोई व्यक्ति गेहूं, चावल या दालों के अंतर्गत से मोटे मिट्टी के कण, पत्थर या फिर भूसों को बाहर अलग कर रहा है, पृथक कर रहा है, तो इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो इस विधि को हस्तचयन यानी कि हैंड पिकिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, समझ गए सभी बच्चे? समझदार हो आप सभी के सभी? चलिए, तो ये हो गया आपका पहला हस्तचयन। आगे चलते हैं, आगे आपका थ्रेशरिंग, और लिख लीजिए यहां पर इसमें से इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थ्रेशिंग और निष्पावन से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इन्हीं दोनों को अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, बाकी करेंगे सारे अच्छे से, लेकिन इनको थोड़ा एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो सेकंड लिखिए सभी के सभी बच्चे, थ्रेशरिंग यानी कि निष्पावन। अब ये थ्रेशरिंग यानी कि निष्पावन क्या है? तो दोस्तों देखा जाए तो इसका जो आधुनिक आज के काल में एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और पुराने समय में एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। दोनों तरीकों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले एक शाब्दिक अर्थ लिखिए सभी के सही बच्चे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशरिंग कहते हैं। क्या बोला मैंने यहां पर कि सूखे पौधों, क्या बोला? सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कण या फिर जो उसके अनाज है उनको अलग करने के, पृथक करने की जो प्रक्रम होता है, प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखो, ये व्यक्ति जो है यहां पर देखो नीचे एक पत्थर का इसने क्या रख रखा है, एक मान लो स्क्वायर टाइप में, रेक्टेंगल टाइप में किसने पत्थर रख रखा है, और उसके ऊपर ये जो सूखे पौधे हैं, अब ये सूखे पौधे कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में धान हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में गेहूं की बालियां हो सकती है, ठीक है, या कोई और भी पौधा हो सकता है। तो उनको इस पे पटक रहा है, क्या कर रहा है? उसको पत्थरों पे पटक रहा है। पत्थर पर पटकने की वजह से जो इसके हाथ पे सूखे पौधे हैं वो तो हाथ में रह जाएंगे, लेकिन जो इसके दाने हैं पटकने की वजह से टूट टूट कर नीचे गिर जाएंगे। क्या होगा? टूट टूट कर नीचे गिर जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को थ्रेशरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी प्रक्रिया को थ्रेशरिंग कहा जाता है। जैसे कि आप आगे देखोगे तो इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अण कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बोला था, ओल्ड टाइम में किसी और तरीके से किया जाता था, आजकल के टाइम में और किसी तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको सूखे पौधों से अन्न कण या अनाज को अलग करना है, लेकिन छोटी लेवल पर, मान लो कि मुश्किल से मान लो आपका 10 बाय 10 का खेत है, उस खेत की फसल को अलग करना है, तो आपने लिया और पटक कर 1-1.5 घंटे में अलग करके निकल गए, समेट लिया उसको। लेकिन आपका खेत भाई 1 एकड़ 2 एकड़ का, तो वहां पर आप क्या करोगे? वहां पर हाथ से तो कर नहीं सकते, करोगे तो भाई 2-4 महीने लग जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हो? रोड पर या फिर एक सपाट जगह पर चारों तरफ उसको फसल को, जो सूखी डंडियां, उसको फैला देते हो और एक बीच में खूंटा गाड़कर उसमें 4-5 बैलों को बांध देते हो और उस बैलों को उसके चारों तरफ घुमाया जाता है। पुराने समय में देखा होगा आपने, मैंने अपने टाइम में जरूर देखा है, मैंने अपने ताऊ को ऐसा करते हुए देखा है। तो बैल उसके ऊपर चारों तरफ चलती रहती है और बैल के वजन की वजह से, क्या? बैल की वजन की वजह से जो सूखी डंडियां होती हैं उसके अंदर के जो अनाज होता है, अणकण होता है, वो टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। फिर बाद में उस भूसी को साइड में अलग कर लिया जाता है और दानों को अलग कर लिया जाता है। तो बैलों की प्रक्रिया से भी किया जाता है। लेकिन आजकल तो भाई बैले हैं नहीं लोगों के पास इतने, पहले तो पड़ोसियों से भी मांग के ले आते थे, आजकल पड़ोसी पड़ोसी को खाने को दौड़ता है। ठीक है ना, देखा होगा ना आपने। तो आजकल जो है एक मशीन आई है जिसका नाम है, जिस मशीन का थ्रेशर या थ्रेशरिंग ही कहा जाता है उस मशीन को। एक तरफ से उसमें सूखे पौधे डाले जाते हैं, दूसरी तरफ से उसमें से सूखी डंडियां निकल जाती है और नीचे से सारे अनकण निकल जाते हैं। तो एक ये मशीन आई है नई, तो इस मशीन का उपयोग आजकल किया जाता है गांव घरों में भी। ठीक है, तो पुराने जमाने में उसको या तो डंडियों को जमीन पर पटक पटक कर अलग कर लिया जाता था, या थोड़े से बड़ा लेवल हो तो बैलों की सहायता से कर लिया जाता था, या फिर अत्यधिक मात्रा के अण कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीन का उपयोग भी किया जाता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने गांव घरों में जाओगे या फिर कई बच्चे होंगे भी, वो करते भी होंगे इसको। ठीक है, जैसे कि 1-2 बार मैंने भी करा, जैसे कि भुट्टे का करा मैंने चावल का करा मैंने। हाथ में खुजली वगैरह होने लग जाती है फसल की वजह से, क्योंकि मैं ज्यादा करता नहीं हूँ। जिनको आदत होती है वो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो फसल चुभती है ना हाथों में, कट जाता है कई जगह से, हाथ स्क्रैचेस आ जाते हैं, कई बच्चों को ये पता भी होगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है थ्रेशिंग। तो अगर आपसे पूछा जाएगा
कि बालियों से दानों को अलग करने की प्रक्रिया में, ध्यान रखिएगा यहां बालियों को बोला गया है सूखे पौधे, जो सूखे पौधे फसल लग रहे हैं उसको आप काटते हो उसको बालियां कहा जाता है। ठीक है, तो बालियों से, ठीक है, या बलियों से भी बोल दिया जाता है कई बार, तो बालियों से सूखे पौधों से अण कणों को या अनाज को अलग करने की प्रक्रिया या दानों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो थ्रेशिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो। तो सूखे पौधों से या बालियों से अनाज को या अण कणों को या फिर दानों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो थ्रेशिंग कहा जाता है। चाहे आप पीट कर करो, चाहे वो बैलों की सहायता से करो या थ्रेशर मशीन के इस्तेमाल के करो, लेकिन कहा जाएगा थ्रेशरिंग। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए सेकंड। चलिए आगे चलो, नेक्स्ट है आपका निष्पावन यानी कि विनोइंग। तो विनोइंग क्या हो जाता है, तो विनोइंग जो है, निष्पावन जो है, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने थ्रेशिंग पढ़ा उसी का ही एक ये भाग है। कैसे भाग है, पहले आप इसका शाब्दिक अर्थ लिखिए, देन मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो सभी के सभी बच्चे लिखिए, निष्पावन का उपयोग पवनों या फिर पवन अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अण कणों से पृथक करने के लिए करता है। अब देखो, कई बच्चे यहां पर सोच रहे होंगे कि निष्पावन का उपयोग जो है पवन या फिर वायु के झोंके द्वारा मिश्रण को भारी तथा हल्के जो कण होते हैं उनको अलग करने के लिए किया जाता है। आपने कुछ समय पहले, कई बच्चे यहां पर मेरे साथ ओल्ड भी जुड़े होंगे, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो, एक फोटो शेयर करी थी हमने कम्युनिटी बुक उसके अंतर्गत, यूट्यूब के कम्युनिटी के अंतर्गत, आपने देखा होगा। तो वहां पर जो है मेरी ताई इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रही थी, जब मैं गांव गया था तो मैंने वो फोटो डाली थी आप सभी लोगों के लिए। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसी प्रक्रिया की एक और फोटो दिखा देता हूं। देखिए, ये जो महिला है, ये देख सकते हो, ऊंचाई पर होने के लिए, ऊंचाई जितनी ऊंचाई पर होंगी ना उससे ऊपर से गिराएंगे तो ज्यादा हवा लगती है, इसलिए इन्होंने क्या कर लिया, नीचे एक स्टूल लगा लिया। क्या कर लिया, नीचे स्टूल लगा लिया। अगर हवा थोड़ी तेज चल रही हो तो स्टूल लगाने की जरूरत भी नहीं होती, तो वो स्टूल पर खड़ी हो गई। अब इन्होंने एक सूप ले लिया, ये सूप होता है बांस का बना होता है, आप सभी बच्चों को पता होगा। सूप ले लिया, उसके अंतर्गत अन्न ले लिए। क्या ले लिए, अन्न, जो अनाज निकाला था, जैसे कि आपने जो भूसे को पटक पटक के या बैलों की सहायता से थ्रेशिंग मशीन के द्वारा आपने दाने अलग कर लिए। लेकिन जब आप दानों को अलग करोगे ना, तो केवल दाने अलग नहीं होंगे, उनके साथ साथ में थोड़े थोड़े भूसे भी मिल जाते हैं। उन दानों के साथ साथ में थोड़े थोड़े भूसे, जो बारीक भूसे होते हैं ना, वो भी मिल जाते हैं। तो उन दानों से उन बारीक भूसों को अलग करने के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैंने कहा निष्पावन और थ्रेशिंग दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये सूप ले लिया, इस सूप के अंदर जो अनाज आपने थ्रेशिंग की मदद से अलग किया था उसको भर लिया, और ऊंचाई से ये नीचे गिर रहे हैं। आप सभी बच्चों को पता है, जब हवा चलेगी, यहां से जब हवा चलेगी तो यहां पर ये जो दाने गिर रहे हैं, जो भारी दाने होंगे वो हवा तो उड़ा नहीं पाएगी, तो भारी दाने वहीं के वहीं गिर जाएंगे। क्या होंगे, भारी दाने वहीं के वहीं गिर जाएंगे, और बाकी जो हल्के अवयव हैं वो आगे जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। क्या होंगे, आगे जाके, जैसे कि जो बारीक भूसा था वो आगे जाकर इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे जाकर इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या है, इसी प्रक्रिया के द्वारा दानों के अंतर्गत से जो हल्के भूसे होते हैं उनको अलग किया जाता है। तो क्वेश्चन में अगर आपसे दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि बाली या फिर सूखे पौधों के अंतर्गत से दानों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है थ्रेशरिंग। और दूसरा क्वेश्चन, भूसों में से दानों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है निष्पावन। यहीं पर ही बच्चे फंस जाते हैं, दोनों में दाने ही अलग कर रहे हो, लेकिन एक प्रक्रिया निष्पावन है और एक प्रक्रिया थ्रेशरिंग है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए मेरा, दोबारा जो मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला कि सूखी डंडियों में से या बालियों में से दानों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है थ्रेशरिंग। भूसों में से दानों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है निष्पावन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, दोनों में दाने ही अलग कर रहे हो, लेकिन एक में आप बारीक कण भूसों को अलग कर रहे हो, दानों को अलग कर रहे हो, और एक में फसल में से अलग कर रहे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप कोई बच्चा इसको गलत नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं, इसलिए बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें। काफी समय तक इस चीज के बारे में बच्चे मुझे बार बार पूछते रहते हैं, सर ये थ्रेशरिंग है कि निष्पावन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये जो मैंने शब्द बताए इन्हीं शब्दों में वो खेलता रहता है जो भी एग्जामिनर होता है। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा, विनोइंग यानी कि निष्पावन। समझ गए सही बच्चे, चलिए आगे चलते, आगे चलें तो नेक्स्ट आ गया आपका चालन। अब देखो दोस्तों, चालन जो है ये भी एक विधि ऐसी है
जिसका आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, चलिए अभी समझाता हूं, लेकिन पहले शाब्दिक अर्थ लिखिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। आप सही बच्चों को पता है व्यंजन जो होता है आटे वगैरह से हम अधिकतर हमारे इंडियन यानी कि हिंदुस्तान में बनता है। हमें इसमें उपस्थित चोकर, जिसे आप चोकर बोल लो या फिर जो मोटा अनाज होता है वो बोल लो, उस या अन्य जो अशुद्धियां होती है उसको पृथक करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम छलनी या छलनी का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप ये नीचे इमेज में देख रहे हो, सभी महिलाएं सभी पुरुष जो खाना बनाते हैं उनको पता चल गया होगा, ये क्या करा इन्होंने, एक चालन लिया या छलनी ली, इसके अंतर्गत से आपने आटा डाला, और आटे जब आप छानोगे ना तो बारीक जो आटा होगा वो नीचे निकल कर गिर जाएगा, और ऊपर जो उसका चोकर होगा, मोटा अनाज होगा, जो छिलका होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। अगर आपके घर में भी अगर इस विधि का इस्तेमाल किया जाता तो आज बंद कर दो इस विधि का। क्यों? क्योंकि दोस्तों अनाज के छिलकों में एक ऐसे गुण पाए जाते हैं जो किसी और में नहीं पाए जाते। कई व्यक्ति जो होते हैं सेब का छिलका उतार के खा लेते हैं, कई व्यक्ति जो होते हैं अनाज का छिलका उतार, भाई छिलका खाना बहुत जरूरी है, फाइबर्स लेना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हमारे और चीजें लेना। तो इनमें जो फाइबर होता है ना वो आप निकाल रहे हो। तो अगर कोई व्यक्ति अनाज में गेहूं को पीस कर और उसको छान कर रोटी वगैरह बनाते हैं, कोई व्यंजन बनाते हैं, तो आज ही बंद कर दो, चोकर के साथ बनाओ। चोकर के साथ आप जब खाओगे ना तो पाचन शक्ति भी बढ़ेगी और अच्छा भी लगेगा खाने में, आपको जो प्रोटीन होता है वो भी मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इस विधि का इस्तेमाल जब आप करते हो तो ये विधि क्या है, चालन विधि है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज तक तो नहीं बना आपके एग्जाम में, क्योंकि साफ पता लग जा रहा चालन, किसी चीज को चाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने घर वगैरह बनते हुए देखा होगा, तो घर वगैरह में बनते हुए देखा होगा ना आपने, रेत वगैरह बदरपुर वगैरह छानते हुए, तो वो भी एक तरीके की चालनी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये दोनों विधि कहां आती है, तो चालन यानी कि आपके छानने की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अब वो चाहे लोहे की छन्नी हो, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे छोटे पैमाने पर हो, चाहे बड़े पैमाने पर हो, उसी को हम कहते हैं चालन विधि। ठीक है, सभी के सही बच्चे समझ गए। उम्मीद करता हूं किसी प्रकार की कोई व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन अब तक यहां से पूछा ही नहीं है, ज्यादा क्या पूछा ही नहीं है अब तक, लेकिन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो नेक्स्ट है आपका, ये तीन एक साथ पढ़ेंगे, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। ये तीनों के तीनों एक साथ पढ़ेंगे और ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अगर आपका एग्जामिनर नए क्वेश्चन बनाना चाहता है तो इन तीनों को जरूर उठाएगा। नए क्वेश्चन यहीं से ही बन रहे हैं आपके। ठीक है, अब तक नहीं पूछा गया, लेकिन नए क्वेश्चन बनाना चाहता है तो वो यहां से जरूर क्वेश्चन उठाएगा। चलिए पढ़ते हैं पहले एक एक करके इन चीजों के बारे में। पहले बेसिक जानकारी लीजिए सभी के सभी बच्चे। आप सभी बच्चों को पता होगा कि कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन अथवा थ्रेशरिंग इनकी मदद से अलग करना, पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए समझिए कि चावल तथा दाल में मैं अगर धूल या फिर मिट्टी के हल्के कणों को, क्या हो, धूल या फिर मिट्टी के हल्के कणों को मिला देता हूं, तो उनको आप पकाते समय क्या करोगे, पहले जल से धोओगे, तभी तो उसके अंतर्गत से वो चीजें निकलेंगी। आप सभी बच्चों को मैंने पहले ही बताया कि अगर अनाज के अंतर्गत कोई भी मिट्टी के बड़े कण है या मोटे कण है, आप उसको हाथ से निकाल सकते हो, लेकिन जो बारीक कण है, रेत है, धूल है, रेता है, अगर ये दाल के अंदर, चावल के अंदर मिश्र है, तो आप उसको ना ही हाथ के द्वारा निकाल सकते हो और ना ही आप उसे थ्रेशिंग की मदद से, और ना ही आप उसको किसी और प्रक्रिया की मदद से निकाल पाओगे। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप क्या करते हो, पहले चावल को या दाल को पानी के अंदर धोते हो, करते हो ना, यही चावल को या पानी को, चावल या दाल को पानी के अंदर धोते हो, और धोते समय आपने देखा होगा जो हल्के कण होते हैं ना वो ऊपर तैरने लग जाते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं, और फिर पानी को धीरे धीरे छानकर आप बाहर निकाल लेते हो और अनाज आपका साफ हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया के द्वारा कुछ ऐसी और प्रक्रियाएं जो इस्तेमाल करी जाती है, और उन्हीं के बारे में आपको आज समझना है। जैसे कि आप ये इमेज में देखिए, इस इमेज में देखिए मिट्टी और जल का मिश्रण है। आप सही बच्चों को पता है इस ग्लास के अंतर्गत मिट्टी और जल का मिश्रण है, इसके अंतर्गत जल और मिट्टी मिलाकर मैंने घोल दिया। कुछ देर बाद इसे आराम करने दीजिए। आप आराम करने बाद देखोगे कि जो मिट्टी है वो नीचे जो है वो जम जाएगी, जो मिट्टी है वो नीचे जम जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा, और थोड़ा सा गिलास टेढ़ा करके पानी अलग कर लो और मिट्टी को अलग कर दो। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अवसादन और निस्तारण। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं कैसे। पहले शाब्दिक अर्थ लिखिए सभी के सभी बच्चे, कि मिश्रण में जल
मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रम को अवसादन कहते हैं और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने यानी कि पलटने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सेंडिमेशन और डिसेंडिमेशन। ठीक है, इन्हीं को ही कहा जाता है। ठीक, जैसे कि अभी दोबारा एक चीज देखिए, ये ग्लास, क्या करा आपने? ये है ग्लास, ग्लास के अंतर्गत पानी भी है, ग्लास के अंतर्गत मिट्टी भी है। आपने इस मिट्टी और पानी वाले ग्लास को लिया और अच्छी तरीके से घोल दिया। क्या कर लिया? इस गिलास को, पानी को अच्छी तरीके से इसमें अंतर्गत घोल दिया। जो ये मिश्रण है मिल गया इसके अंतर्गत, कुछ समय के लिए आप इसको छोड़ दोगे। क्या करोगे? कुछ समय के लिए इसको आप छोड़ दोगे, कुछ नहीं करोगे। तो कुछ समय बाद आप जब देखोगे तो ये जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। क्या होगा? ये मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रहेगा। जो भारी अवयव होगा नीचे बैठ जाएगा और पानी जो है वो ऊपर ही रहेगा। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अवसादन। क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को? अवसादन। ठीक, अब कुछ समय बाद आप क्या करोगे? एक अलग गिलास लोगे, उसके अंतर्गत हल्का सा, बिना हिलाए हल्का सा टेढ़ा करके जो ऊपर का पानी होगा साफ साफ, वो दूसरे गिलास में आप पलट लोगे। तो पानी अलग हो गया, मिट्टी अलग हो गया। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी प्रक्रिया को कहा जाता है निस्तारण। क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को? निस्तारण कहा जाता है। ओके, तो अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवसादन किसे कहा जाता है या निस्तारण किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि यदि कोई व्यक्ति मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों को नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहेगा? तो उसको कहेगा अवसादन। या फिर बिना हिलाए उसको पानी अलग कर रहा है और मिट्टी को अलग कर रहा है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा निस्तारण। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये मिट्टी और पानी वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं दोस्तों, मिट्टी और पानी वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया कि यदि कोई व्यक्ति पानी और तेल के मिश्रण को अलग करना चाहता है तो वो किस प्रक्रिया की मदद से अलग करेगा? तो दोस्तों वो इसी प्रक्रिया की मदद से करेगा। क्यों? क्योंकि आप सही बच्चों को पता है कि पानी के अंतर्गत तेल कितना भी घोल लो आप, नहीं घुलता, तेल ऊपर तैरता रहता है। तो हल्का सा गिलास टेढ़ा कर लो और तेल ऊपर से निकाल लो और नीचे पानी रह जाएगा। उस प्रक्रिया को निस्तारण कहेंगे। तो सभी के सभी नोट करके लिख लीजिए बच्चों कि तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक व्यक्ति है जो कि तेल और पानी का मिश्रण बनाकर उसको अलग करना चाहता है, तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा वो उसको अलग कर सकता है? तो निस्तारण की मदद से अलग कर सकता है। क्या कर सकता है? निस्तारण की मदद से अलग कर सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, जो कि कई बार पूछा जा चुका है। अगली बार फिर आएगा क्वेश्चन, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए? उम्मीद करता हूं किसी प्रकार की किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्ती पृथक करने के लिए अक्सर आप चलनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। इसी प्रक्रम को निस्यंदन यानी कि फिल्टर करना या फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो अभी मैंने जब शुरू में आपको एक चाय पत्ती को अलग करते हुए छन्नी का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था, तो इस प्रक्रिया को मैंने बोला था पूछ लेता है कई बार कि क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों निस्यंदन, फिल्टर करना या फिल्ट्रेशन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति चाय और चाय पत्ती को अलग करना चाहता है तो उसको किस प्रक्रिया के द्वारा अलग करेगा, तो दोस्तों उसको करेगा फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा या निस्यंदन की मेथड के द्वारा। इसी मेथड के द्वारा आप लिक्विड को एक मोटे कण से अलग कर सकते हो, चाहे वो छलनी का इस्तेमाल करो, चाहे वो किसी और चीज का इस्तेमाल करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसको चालन नहीं कहेंगे। नहीं दोस्तों, इसको चालन नहीं कहेंगे। चालन एज ए सॉलिड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें लिक्विड मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। चालना एक अलग होता है और छानना एक अलग होता है। ठीक है, दोनों चीज अलग अलग प्रक्रिया की है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। अब कई बच्चे से पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक व्यक्ति दूध के अंतर्गत से उसकी मलाई को अलग कर रहा है, तो निम्नलिखित में से ये मलाई अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मलाई अलग कर रहा है वो किस मेथड से इस्तेमाल कर रहा है वो क्वेश्चन में जरूर लिखा होगा। यदि वो मलाई को एक पतली सीख की मदद से अलग कर रहा है तो वो हैंड पिकिंग हो गया। आपने क्या करा, दूध है, दूध के ऊपर मलाई जम गई है और मलाई को आपने हाथ से पकड़ के उठा लिया या एक पतली सी तिल्ली डालकर हटा लिया, तो वो हैंड पिकिंग यानी कि हस्तचयन है।
अगर वो एक सूती कपड़ा या बारीक कपड़ा ले रहा है उसके अंतर्गत वो पलट रहा है, क्या कर रहा है, वो कपड़े के अंतर्गत पलट रहा है, तो कपड़े के ऊपर पलटोगे तो मलाई ऊपर रह जाएगी और दूध छनकर निकल जाएगा, तो उसको निस्तारण और निस्यंदन कहेंगे, फिल्ट्रेशन यानी कि आपका उसको फिल्टर करना कहेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में आपका पूछा क्या गया, किस मेथड से पूछा गया, वो आपका क्वेश्चन पूछना जरूरी है। दूध से मलाई करने वाली अलग कपड़े का इस्तेमाल करके छान रहा है तो फिल्ट्रेशन है, निस्यंदन है। अगर वो हाथ से उठा रहा मलाई को, हस्तचयन है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, पूछा कैसे गया है वो क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मलाई आप सही बच्चों को पता है दूध के ऊपर एक परत से जम जाती है, हाथ से पकड़ कर भी उठा सकते हो। ठीक है, तो ये कहते हैं दोस्तों अवसादन, निस्कारण और निस्यंदन। उम्मीद करता हूं तीनों के तीनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन। अब वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन क्या होता है, तो आप सही बच्चों को पता होगा, डेली लाइफ की जिंदगी में हम अब बहुत बार देखते हो, वो एक जैसे कुकर सीटी मारता है तो क्या है, भाप बनकर ही उड़ रहा है पानी उसके अंतर्गत से, उड़ रहा है ना। या फिर जब पानी उबालते हो तो पानी उबल के ऊपर भाप दिखाई देती है, तो वो क्या कह रहा है, इवेपोरेट ही तो हो रहा है पानी, उड़ी तो रहा है पानी भाप की मदद से। तो अपने दैनिक जीवन में हम इसे बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये मेन बिंदु है। तो सभी के सही बच्चे शाब्दिक अर्थ लिखिए कि एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए। अब देखो दोस्तों इसके अंतर्गत ये क्या डाल रहा है, नमक डाल रहा है। और आप सही बच्चों को पता है यदि नमक को हमने पानी के अंदर घोल दिया तो नमक घुल जाएगा पानी के अंतर्गत, और उसको अलग करने के लिए मैं अगर आपको बोलूंगा तो वो कैसे अलग होगा, तो इसी प्रक्रिया की मदद से वो अलग होगा। इसके बिना वो अलग आप कर ही नहीं पाओगे। अगर कोई चीज घुल गई है तो उसको कैसे अलग कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते। जैसे पानी के अंदर मैंने नमक घोल दिया तो उसको आप कितनी भी कोशिश कर लो, इसकी मेथड के बिना आप अलग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मानकर चलिए एक पानी है, खारा पानी है, उसके अंदर मैंने नमक घोल रखा है, आपको नमक अलग करना है और पानी अलग करना है। तो पहले हम नमक को अलग करेंगे, फिर पानी को भी अलग करेंगे। ठीक है, तो क्या करा इसने, एक बीकर लिया, उस बीकर में थोड़ा सा पानी लिया और पानी में 2 चम्मच इसने नमक डाल दिए, और उसको फिर अच्छी तरीके से इसने क्या कर दिया, हिलाया। क्या करा, उस मिश्रण को अच्छी तरीके से हिलाया ताकि वो जो मिश्रण है नमक उसके अंतर्गत, जल के अंतर्गत घुल जाए। तो नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। अब ये क्या कर रहा है, जो बीकर में आपने नमक और पानी मिलाया था उसको अब ये कह रहा है गर्म करने के लिए। क्या कर रहा है, गर्म करने के लिए। तो जल को उबाल कर उड़ने दीजिए, यानी कि जब आप उबालोगे जल को तो धीरे धीरे पानी जो है वो भाप बनकर उड़ता रहेगा, धीरे धीरे पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा। तो वो कह रहा पानी को उड़ने दीजिए। और इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर कई बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आप जब पानी को उबाल रहे थे तो भाप बनकर पानी उड़ता रहा, तो पानी तो एक तरीके से गायब ही हो गया, और जो नमक होगा, आपने 2 चम्मच जो नमक घोले थे वो तली पर जम जाएगी सफेद सफेद। जो भी आपने भगोना ले रखा है, केतली ले रखी है, पतीला ले रखा है, कुछ भी ले रखा है, उसके तली पर वो जम जाएगा सफेद सफेद नमक। तो इसमें नमक तो बच गया लेकिन पानी तो उड़ गया। पानी को कैसे बचाएं, तो दोस्तों यहां पर हमने अभी केवल अलग करा है पानी और नमक को। तो अगर पानी और नमक के मिश्रण को अलग करना हो तो संभव है, अलग किया जा सकता है। हमने घोल भी दिया और फिर बाद में नमक को अलग भी कर दिया। कोई यदि आपको बच्चों को कंफ्यूजन हो तो करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तली पर नमक जम जाएगा और पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो कर रहे हो वो वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन का मेथड कहलाता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारे जो समुद्र के अंतर्गत इतना बड़े पैमाने पर खारा पानी है, वही सूरज जो है उसको गर्म करता है, और गर्म करके जो पानी है वो भाप बनकर उड़ता है। तो खारा पानी कैसे मीठे पानी में बदल रहा है, ये सर्कल है, वाटर सर्कल है हमारा। खारे पानी को कैसे मीठे पानी में बता सकता है, ये कुदरत का एक्वागार्ड, पानी को प्योरीफाई करने का, ठीक है, नेचुरल वे। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा भाप बनकर उड़ता है समुद्र का पानी। ठीक है, चलिए, तो ये तो दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन उठना लाजमी है कि पानी तो आपने उड़ा दिया सर, पानी बचा कहां, नमक तो हमने बचा लिया, पानी नहीं बचा। तो पानी बचाने के लिए एक तरीका है, उस तरीकों को समझाने से पहले आप यहां पर ये चित्र देखिए। आपने इस बीकर को गर्म किया और सारा पानी उड़ा दिया, नीचे तली पर नमक जमा रह गया होगा, नमक आपने बचा लिया। अब हमें पानी भी बचाना है तो क्या करना था, तो दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी विधि देखिए। आपने आसपास समुद्र जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो चित्र में देख लीजिए, समुद्र का किनारा है। समुद्री किनारों पर ऐसी ऐसी क्यारियां बना दी जाती हैं, ऐसी ऐसी क्यारियां बना दी जाती हैं, और इन क्यारियों में समुद्र का पानी भर दिया जाता है। क्या किया जाता है, इन क्यारियों में समुद्र का पानी भर दिया जाता है, और कुछ समय बाद समय जो सूरज होता है इस पानी को गर्म करता है और धीरे धीरे पानी उड़ जाता है, और समुद्र का जो
खारा पानी है और तली पर क्या बैठ जाता है, नमक। तो इसी प्रक्रिया से नमक तैयार किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो नमक खाते हो उसको बनाने की प्रक्रिया कैसी होती है, तो उस पानी को समुद्र के किनारे जमा किया जाता है क्यारियों में, और उसके अंतर्गत वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा, इवेपरेशन के द्वारा पानी उड़ जाता है और नमक नीचे तली में रह जाता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारा नमक तैयार किया जाता है। ठीक है, बाकी बाद में प्रोसेस है, अलग अलग फैक्ट्रीज में ले जाकर अलग अलग प्रोसेस किया जाता है, लेकिन इससे डायरेक्टली समुद्री नमक भी बनाया जाता है। जो हमारे समुद्री इलाके होते हैं वहां समुद्री नमक आपको पत्थर जैसे मिलते हुए दिख जाएंगे, वो डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं उसका। ठीक है, तो यहां से ऐसे बनता है हमारा नमक। तो पूछा जाएगा आपसे कि भारत में या फिर आप लोग जो खाने के लिए इस्तेमाल नमक करते हो उसको किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, तो इवेपरेशन यानी कि वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, और आगे मैं अब आपको समझाता हूं कि अगर आपको पानी बचाना था और नमक अलग करना था तो कैसे कर सकते हो। ठीक, लेकिन उससे पहले आप ये लिखिए वाष्पन तथा संघनन, क्योंकि इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब हमने अभी पढ़ा वाष्पन यानी कि इवेपरेशन क्या होता है, जिसमें हमने नमक तो बचा लिया लेकिन पानी उड़ा दिया। अब यहां पर हम पढ़ेंगे पानी भी बचाएंगे और साथ ही साथ में संघनन भी करेंगे, इवेपरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा, दोनों करेंगे। पहले शाब्दिक अर्थ लिखिए। देखिए दोस्तों, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। अब आपने क्या करा, रेत लिया नमक लिया, दोनों को मिक्स कर लिया। अब मैं आप बोलूं कि रेत को अलग करो नमक को अलग करो, तो कोई व्यक्ति कर सकता है? भाई ये तो और भारी काम हो गया। पहले तो पानी के अंतर्गत से नमक अलग करना था, अब पानी के अंतर्गत से नमक भी अलग करना है, रेत भी अलग करना है, तीनों चीज मिश्रण हो चुकी है। तो उसके लिए आपको दो तीन प्रक्रिया इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, और इसे आप कैसे पृथक करेंगे, हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगा। हाथों से अलग करते रह जाओगे तो बूढ़े हो जाओगे, रेत नमक को अलग नहीं कर पाओगे। तो रेत और नमक को अलग करने का सबसे सिंपल सबसे साधारण तरीका है कि उसको पहले पानी में घोलिए। रेत नमक जो भी लिया आपने पानी के अंतर्गत घोलिए। जैसे आप रेत और नमक को पानी के अंतर्गत घोलोगे तो केवल वो दो का मिश्रण रह जाएगा। नमक जो है वो पानी में घुल जाएगा तो एक पानी हो गया, और रेत जो होता है पानी के अंतर्गत नहीं घुलता है तो रेत वहीं रहेगी, नीचे तली पर बैठ जाएगी। मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहां पर आप क्या करो, एक कोई भी चीज ले लो, उसको मिश्रण कर लिया आपने, रेत नमक और पानी का मिश्रण कर लिया। ठीक है, अब आप एक कागज लो और उस कागज का ऐसे एक कीपी सा बना लो, या फिर ऐसा एक फिल्टर सा बना लो। नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, बारीक छन्नी ले लो। मैंने क्या बोला, मोटी छन्नी नहीं, बारीक छन्नी जिसमें रेत छाना जा सके। वैसे छन्नी के अंतर्गत से रेत जैसे तैसे निकल ही जाता है। अच्छा रहेगा आप ऐसा पेपर का बना लो, जो टिश्यू पेपर वगैरह होते हैं मोटे वाले, उनसे बना लो, और एक कीप के ऊपर उसको रखो, और उसके अंदर जो आपने रेत नमक और पानी का मिश्रण था उसको धीरे धीरे इसमें डालिए। जैसे आप डालोगे तो उस ये जो निस्यंदन है, जो ये फिल्ट्रेशन मेथड है, इस मेथड से पानी जो होगा इस बीकर के अंदर जमा हो जाएगा, और रेत जो होगी इसी कीप में रह जाएगी। तो पानी और रेत को तो हमने अलग कर लिया, और पानी के अंतर्गत क्या है, नमक है। तो नमक और पानी का मिश्रण एक है और रेत हमने अलग कर लिया। तो रेत पानी और नमक को, रेत को अलग करा, उसको किस मेथड से, फिल्ट्रेशन मेथड से, निस्यंदन के मेथड से। अब आपके पास दोस्तों रह गया क्या, पानी और नमक, यानी कि अभी जो हमने वाष्पन करा था वो वाली प्रक्रिया रहेगी। तो अब इसे क्या करो, हमें पानी भी बचाना है और रेत भी और नमक भी बचाना है, दोनों बचाना है। पिछली वाली प्रक्रिया में तो हमने पानी गायब कर दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें पानी भी बचाना है। तो पानी बचाने के लिए क्या करो, सिंपल सा एक केतली लो, और उस केतली के अंतर्गत उसको गर्म करो, और आप क्या लो, एक प्लेट ले लो, और उस प्लेट के ऊपर कुछ है ना, बर्फ की क्या रख दो, टुकड़े रख दो। बर्फ के टुकड़े किस लिए रख रहे हैं, क्योंकि जो भी इसके अंतर्गत भाप लगेगी, जो भी इस केतली के अंतर्गत से भाप निकलेगी वो प्लेट पर टकराएगी, और टकराते तुरंत ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होते बूंद बूंद होकर इसके अंतर्गत गिरेगी एक बीकर के अंतर्गत। तो यहां से हमने क्या करा, ये संघनन की प्रक्रिया है। बादल जब बनते हैं और जो बरसते हैं वो इसी कारण की वजह से ही बरसते हैं। ठीक है, वो जैसे पहाड़ों से टकराते हैं फिर बारिश करवाते हैं। पहले तो हमने इवेपोरेशन के द्वारा बादल बने, फिर संघनन के द्वारा बारिश हुई। तो बारिश होने के पीछे किसका रीजन होता है, संघनन यानी कंडेंसेशन का रिलेशन होता है। तो देखो यहाँ पर जब टकरा रहा है तो ठंडा हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है, संघनन हो रहा है, और फिर बारिश हो रही है, बूंद बूंद करके टपक रही है। तो यहाँ पर हमने बीकर के अंदर पानी बचा लिया, और ये पानी मीठा होगा, नमक इसके अंतर्गत नहीं होगा। और जैसे जैसे इसके अंतर्गत सारा पानी उड़ जाएगा, इसकी तली के अंतर्गत नमक बैठा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। तो देख सकते हो, रेत भी अलग कर दी, नमक भी अलग कर दिया, और पानी भी अलग कर दिया। भले इस प्रक्रिया के अंतर्गत पानी उतना ना बचे जितना पानी था, लेकिन पानी बचेगा जरूर। पानी क्वांटिटी जो होगी वो कम देखने को मिलेगी, ये बात सही है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा।
तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप रेत भी अलग कर दिया आपने, नमक भी अलग कर दिया और पानी भी अलग कर दी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा अगर किसी व्यक्ति ने रेत, नमक और पानी का मिश्रण ले रखा है तो उसको अलग करने के लिए किन किन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना होगा, तो उसको करना होगा निष्यंदन, वाष्पन और संघनन। इन तीनों प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर वो तीनों की तीनों चीज अलग होगी। और बारिश होने के पीछे जो कारण होता है वो इवेपोरेशन का भी होता है और संघनन का भी होता है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों को टिक कर दीजिएगा, एक ही ऑप्शन में हो। अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में हो तो संघनन यानी कंडेंसेशन जो होता है वो बारिश करवाने के पीछे रीजन लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन, अगली बार फिर पूछा जाएगा, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो एक हल्का सा छोटा सा पॉइंट है, टॉपिक है, अगर कोई दोस्तों पानी के अंदर बारीक कण है तो उसको कैसे अलग किया जाए। तो सभी के सही बच्चे लिखिए कि आपने कई विधियों द्वारा जल से पंख यानी कि जो बारीक कण होते हैं, अशुद्धियां होती हैं, उसको पृथक करने का प्रयास किया। कभी कभी सभी विधियों का उपयोग करने पर भी जल थोड़ा पंकिल यानी कि थोड़ा अशुद्ध रह जाता है। हम इन अशुद्धियों को पूरी तरह से हटा सकते हैं। इस निष्यंदित जल को एक गिलास में लीजिए, फिटकरी के एक छोटे टुकड़े को धागे में बांधकर इस जल में निलंबित करके घुमाइए। क्या जल स्वच्छ हो गया? अब देखो दोस्तों, ये पूरा का पूरा पढ़ने की वैसे आवश्यकता नहीं थी, सिंपल सी बात है। एक फिटकरी लीजिए, जो नाई की दुकान में अधिकतर देखने को मिल जाएगा, या जो नमक वगैरह बेचते हैं उनकी दुकान पे मिल जाएगा। क्या करना है आपको, जो आपको उसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, उस टुकड़े को एक धागे में बांधना है, और जो भी आपका पानी है जिस चीज में भी इकट्ठा उसके अंदर डुबाइए और उसको चारों तरफ घुमाइए। जब भी हल्का निलंबित होगा, क्या होगा, हल्का अशुद्ध जो जल होगा ना, वो उस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ हो जाएगा। तो फिटकरी के द्वारा भी आप अपने जल को स्वच्छ कर सकते हो। तो पूछा जाएगा तो आपको इस प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि एक बोला जाता है कि एक माँ है, वो पास वाले तालाब से हमेशा पानी लेकर आती है और उसके अंदर फिटकरी डालती है। तो ऐसा क्यों कर रही है? तो पानी के अंदर जो हल्के अवयव अशुद्धियां हैं उसको शुद्ध करने के लिए वो फिटकरी डालती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब बताइए कि यहां तक ये जो अपना टॉपिक था, ये पूरा का पूरा समझ में आपको आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक, सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, सही बच्चे समझ गए यहां तक? अब चलते हैं इनके क्वेश्चनों के ऊपर कि यहां से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहती है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक किसान दानों को किससे अलग करना चाहती है? भूसों से। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि दानों को बाली से अलग करनी है, लेकिन यहां पर क्या करना है, दानों को भूसों से अलग करना है। तो दानों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अगर किसी बच्चे ने इसका आंसर लगाया थ्रेशरिंग, तो मारूंगा बहुत भाई, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था मैंने आपको कि किसी भी दाने को भूसों से अलग करना है तो पवन की सहायता से, झोंके की सहायता से करा जाता है, और उसको निष्पावन यानी कि विनोइंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। मैंने आपको समझाया था ना दोस्तों कि दानों के अंतर्गत से भूसों को अलग करना है। पहला क्वेश्चन दोनों ध्यान से सुनिए जो मैं समझा रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा कि दानों के अंतर्गत से भूसों को अलग करना है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दानों के अंतर्गत से भूसों को प्रक्रिया को अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन यानी कि विनोइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निष्पावन यानी कि विनोइंग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूखी डंडियों के अंतर्गत से या बालियों के अंतर्गत से दानों को अलग करना है, अनाज को अलग करना है, तो उसको थ्रेशरिंग कहते हैं। ओके, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये लेटेस्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सही बच्चों को पता है, चाहे अशुद्धि अलग कर रहे हो, दही से मक्खन अलग कर रहे हो, गेहूं के अंतर्गत से कंकड़ अलग कर रहे हो, चाय को छान रहे हो, तो ये सारे के सारे कहलाते हैं सेपरेशन यानी कि पृथक्करण। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने लगाया थर्ड, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे बोला है कि किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि आप दूध से मलाई जो है वो अलग कैसे कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। अगर आप हाथ से अलग कर रहे हो तो हस्त चयन यानी कि हैंड पिकिंग कहलाएगा, डंडी से अलग करो हैंड पिकिंग कहलाएगा। लेकिन एक कपड़े के ऊपर उड़ेल रहे हो, दूध नीचे से फिल्टर हो जाएगा और ऊपर मलाई रह जाएगी, तो इस प्रक्रिया को निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने डी लगाया वो सभी के सही बच्चों ने क्या लगाया, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। कपड़े को एज ए छन्नी की तरह इस्तेमाल कर रहे हो ना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलो। आगे बोला गया कि समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र के जल से अगर आप नमक प्राप्त कर रहे हो तो किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करोगे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया था समुद्र से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया, ठीक है। चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक नंबर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक्स के अंतर्गत से जो हमारा साइंस एंड ज्योग्राफी यानी कि जियो जो है उसके अंदर से टॉपिक नंबर फिफ्थ था या सिक्स था, फिफ्थ था आई थिंक, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई भी किसी बच्चे को डाउट नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए दोस्तों इस टॉपिक में बस इतना ही। बाकी जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो टॉपिक नंबर 6 उसको कंप्लीट करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।